हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है वो है सिल्वर वेडिंग। लेखक हैं इसके श्याम मनोहर जोशी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो ये वितान का पहला लेसन है। तो आइए हम इस लेसन के बारे में आपको जो मुख्य उद्देश्य है इस पाठ का वो मैं आपको बताता हूँ। सिल्वर वेडिंग का अर्थ क्या होता है? सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है, वेडिंग का मतलब होता है शादी का। और सिल्वर एक टाइम पीरियड होता है, 25 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको सिल्वर माना जाता है। ठीक है। तो सिल्वर वेडिंग का मतलब है 25 शादी की 25वीं सालगिरह, या कोई जो किसी की शादी को 25 साल हो जाए उसको सिल्वर वेडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि वर्तमान समय में परिवारों में 2 या 3 पीढ़ियों के अंतराल के कारण जो दोनों तीनों पीढ़ियों में की सोच में जो अंतर आया है, उस अंतर के कारण परिवार किस प्रकार से टूटने के कगार पर आ गए हैं। मतलब क्या है कि हर परिवार में 2-3 जो पीढ़ियां हैं, जैसे एक पिता है, उसका बेटा है, या उसके पिता हैं, तो इस तरीके से 2-3 पीढ़ियां हो जाती हैं। तो हर पीढ़ी की जो विचार है, सोच है, उनका टाइम है वो अलग अलग रहा है, और इसलिए उनकी सोच में भी फर्क आया है। ठीक है। तो अब जरूरी ये हो जाता है कि वो जो पीढ़ियां हैं, वो जो मान लीजिए कोई दादाजी हैं हमारे, तो उसका अपना अलग टाइम रहा है, उसके समय की सरकमस्टांसिस परिस्थितियां अलग रही हैं। पिता के समय जो हमारे हैं उनकी परिस्थितियां अलग रही हैं। आज की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। तो आज की परिस्थितियों के संदर्भ में ही लेके चलना होता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पिता हैं या हमारे दादाजी हैं, वो अपने पुराने समय को याद करते हैं और ये मानते हैं कि वही टाइम अच्छा था। ठीक है। और नई चीज़ों को वो थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो नए बच्चे हैं वो पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे गड़बड़ पैदा हो जाती है। इस चीज़ को समझिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की है लेखक ने। तो पीढ़ियों के की सोच में अंतराल आ जाता है, जनरेशन गैप बोलते हैं उसको, और उसके कारण परिवार कई बार टूटने के कगार पर आ जाते हैं। परिवार की पिछली पीढ़ी यह सोचती है, मतलब जो हमारे से पहली पीढ़ी है वह सोचती है कि हर पुरानी चीज अच्छी होती है और नई या आधुनिक चीज एकदम नकली या फालतू की होती है। उनका यह मानना है कि जो नई चीज है वो किसी काम की नहीं होती, वो आधुनिकता है, वो सिर्फ दिखावटी है, पुरानी चीज ही अच्छी होती है। जबकि नई पीढ़ी पुरानी चीज़ों, रीति रिवाजों या संस्कारों को यह कहकर स्वीकार नहीं करती कि यह बात पुराने ज़माने की हो गई है, आधुनिक समय में इनका कोई महत्व नहीं होता। और नए बच्चे वो पुरानी चीज़ों को नहीं मान रहे। अब पुराने आदमी नई चीज़ों को नहीं मानते, नए आदमी पुरानी चीज़ों को नहीं मानते, जबकि उनको रहना इकट्ठा है, एक परिवार में रहना है। तो क्या होता है, बात बात में उनकी आपस में किसी न किसी बात पे तकरार हो ही जाती है। ठीक है। इसी बात से परिवारों में क्या हो जाती है, तकरार पैदा हो जाती है और परिवार टूटने की स्थिति में आ जाते हैं। तो लेखक का मुख्य उद्देश्य यही समझाना है कि नई या पुरानी पीढ़ी को अपने विचारों और सोच में एक संतुलन बनाना होगा। रहना इकट्ठा है, एक परिवार का सदस्य हैं वो सारे, और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो परिवार हमारी पहली सीढ़ी है। तो परिवार में शांति बनाए रखें तो समाज में भी शांति बनी रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम विचारों में एक संतुलन पैदा करें, एक बैलेंस बना के चलें। क्या बैलेंस बनाएं? कि जो रीति रिवाज, संस्कार अच्छे हों उन्हें स्वीकार करना होगा। जो पुराने रीति रिवाज हैं हमारे चले आ रहे हैं, हमारे जो चीज़ें हैं पुरानी, उनको स्वीकार करना चाहिए अगर वे अच्छे हैं तो। ठीक है। अगर वे अच्छे हैं, अगर वो रास्ते में हमारे रुकावट पैदा नहीं करते, आधुनिकता आगे बढ़ने में रुकावट पैदा नहीं करते, तो उनको अच्छा मानना चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए। और जो रीति रिवाज संस्कार अच्छे हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो, क्योंकि हर पुरानी चीज़ खराब नहीं होती। पुराने संस्कार हैं, जैसे माता पिता की इज्जत करना है, ये बहुत अच्छा संस्कार है और इसको हमने स्वीकार रखना ही होगा। और जो नई चीज़ है, अब टाइम बदल रहा है तो नई चीज़ों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो नई चीज़ें हैं उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। बशर्ते कि वो जो हमारे
अच्छी हों, हमारे लिए अच्छी हों। ये नहीं कि किसी भी हम हर फालतू की चीज़ को अपने संस्कारों में या हर अपने जीवन शैली में अडॉप्ट कर ले, ऐसा हमने नहीं करना। तो पुराने और नए में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी एक अच्छा परिवार बन पाएगा। लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है। तो आइए अब हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बड़ा ब्रीफ में इसको समझाया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं किया, बहुत शॉर्ट समझाया है। लेकिन जैसे हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे तो उनमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको आइडिया लग ही चुका होगा, और यहाँ इस पाठ की कहानी से भी काफ़ी कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो पाठ का सार हम करते हैं। लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो यशोधर बाबू हैं। पाठ का जो मुख्य नायक है यशोधर बाबू हैं। वो एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, और जैसे ही वो 5 बजे अपनी ऑफिस की छुट्टी करके निकलते हैं, तब उनके साथियों को पता चलता है कि भाई आज यशोधर बाबू की सालगिरह की शादी की 25वीं सालगिरह है। ऐसे ही बातों में पता चल गया कि भाई 25 साल हो गए इनकी शादी को आज। तो साथी थे, उन्होंने कहा कि भाई पार्टी पुर्टी के लिए कुछ देना चाहिए उनको, और वो यशोधर बाबू उनको कुछ पैसे दे के भाई तुम अब करो पार्टी, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होता, मुझे घर पे जाना है। तो वो घर पे पहुंचते हैं, लेकिन जाके पता चलता है कि वहाँ पर कि उसकी जो बच्चे उसकी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। ठीक है, उसकी शादी की सालगिरह मना रहे, 25वीं शादी की सालगिरह। बच्चों को भी पता चल गया था, जैसे तैसे पता चल गया। यशोधर बाबू को इस बात का पता नहीं था कि बच्चों ने ये काम किया हुआ है, शादी की सालगिरह। और पहले एक बार तो उनको अपना घर पहचान में भी नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेहमान कुछ जा रहे थे, शाम का टाइम हो गया था, मेहमान कुछ जा रहे थे, कुछ आए हुए थे। तो यशोधर बाबू ने ये सोचा कि भाई पता नहीं किसके घर में आ गया तू, लेकिन पता चला कि तो उसी के का घर है, और उसने देखा कि उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो वही है, तो इसका मतलब घर भी उसी का है। तो और यशोधर बाबू जो इस तरह की चीज़ों को फालतू मानते थे, मतलब जन्मदिन मनाना है, ये शादी की सालगिरह करे, कहते ये तो अंग्रेज लोगों के या बड़े लोगों के चोचले, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हम इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते। तो वो हमेशा पुरानी चीज़ों को कोई अच्छा मानते थे। तो नई चीज़ को वे समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे, अर्थात ठीक नहीं लग रही है, कुछ जच नहीं रही है। वो हर चीज़ को क्या बोलते थे? समहाउ इम्प्रॉपर। हर नई चीज़ को समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है। ये उनका तकिया कलाम था। तकिया कलाम का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को वो बार बार प्रयोग करते हैं। इस लेसन में बहुत बार समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। वे हर नई चीज में कमी ढूंढते थे। उनकी एक कमी थी कि वो हर नई चीज में कमी ढूंढते थे। उनकी इसी बात से उनके बच्चे और पत्नी परेशान थे, क्योंकि बच्चे आधुनिक थे, पत्नी बच्चों की तरफ थी। तो इसलिए यशोधर बाबू एक तरफ थे, बच्चे और पत्नी दूसरी तरफ थे। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा उनमें आपस में खींचातानी रहती थी। जब उसके लड़के ने रसोई गैस का कनेक्शन लिया तो यशोधर बाबू ने इसे समहाउ इम्प्रॉपर कहा। जब यशोधर बाबू के बेटे ने पहली बार गैस का कनेक्शन लिया, तब यशोधर बाबू ने कहा कि ये ठीक नहीं, गैस के क्या, रोटी तो चूल्हे की होती हैं, लकड़ी की होती हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कही, और यही बात उन्होंने फ्रिज लेने पे भी कही। कहा कि फ्रिज का क्या फ़ायदा, फ्रिज तो अमीर लोगों के चोंचले होते हैं, फ्रिज तो बासी सामान खिलाने की चीज़ है, और क्या है, ताज़ा बना और ताज़ा खाना चाहिए हमारे को। तो इस तरह के विचारों के थे वो, और सभी को वो क्या बोलते थे? समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। तो यशोधर बाबू को यह भी बुरा लगता था कि उसकी पत्नी बच्चों को समझाने की बजाय खुद इस उम्र में नए नए फैशन करती है। अब उसकी उम्र, पहले वो जब उस यशोधर बाबू की शादी हुई थी तो उसकी पत्नी ब्याही जो आई थी तो वो गांव में आई थी, संयुक्त परिवार था। लेकिन अब यशोधर बाबू शहर में आ गए थे, तो वो शहर के तौर तरीके से रह रही थी। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था यशोधर बाबू को कि इतनी पुरानी बूढ़ी उम्र में ये इस तरीके से फैशन करे। और उसकी लड़की तो जो पहनती थी, जीन्स पहनती थी, और जो स्लीवलेस टॉप पहनती थी, बिना बाजुओं का जो टॉप पहनती थी, वो तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या पहनती हैं आजकल की लड़कियां। तो उसको भी वो समहाउ इम्प्रॉपर बोलते थे। ठीक है ना? तो यशोधर बाबू को यह बात बुरी लगती थी कि उनके बच्चे उसका कहना नहीं मानते। वो उनको समझाते कि इस तरह के नहीं पहने, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी का करते थे। और न ही जो उसका लड़का है अपनी तनख्वाह लाकर अपने पिता को देता था। जैसे वो पुराने संस्कार ये होते हैं कि बच्चा कमाएगा तो माँ बाप के हाथ में देगा, तो उसका बेटा ऐसा नहीं करता था। तो यशोधर बाबू को ये बात बुरी लगती थी। पत्नी बच्चों की तरफदारी करती थी। ठीक है, और यशोधर बाबू घर में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं।
तो कहते हैं पत्नी भी बच्चे भी सारे उससे अलग अलग से रहते हैं। तो यशोधर बाबू अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि बच्चे संस्कारी नहीं हैं, क्योंकि एक बार वो कहते हैं कि भाई यशोधर बाबू के जो जीजा जी थे वो बीमार हो गए थे, तो उसने कहा कि मेरे को उसका पता लेने जाना है। तो उसके बेटे ने कहा कि मैं उसके लिए मैं तो पैसे दूंगा नहीं, मैं कोई इतनी लंबी रिश्तेदारी मेरे हमारे से नहीं निभाई जाती। तो यशोधर बाबू को ये बुरी बात लगती है कि बच्चे रिश्ते नाते भी निभा नहीं रहे हैं आजकल के। ठीक है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तेरे बाप के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने रिश्तेदारियों को खुद निभा सकता है। तो ये चीज़ें कुछ यशोधर बाबू में अच्छी थी, तो कुछ कमियां थी, कुछ बच्चों में भी कमियां थी, तो कुछ उनमें भी अच्छी बातें थी। तो इस तरीके से एक घालमेल हो रहा था परिवार में। कोई एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहा था। ठीक है, बच्चे अपने जो पिता है उसकी बात को नहीं समझ रहे थे, पिता अपनी बात पे अड़े हुए थे, बच्चे अपनी बात पे अड़े हुए थे। तो एक यशोधर बाबू अपने आप को अकेला महसूस करते थे, बच्चे अपने आप में आजाद थे। तो जबकि एक परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने और अपने बेटी के फैशन को लेकर उसकी पत्नी की शिकायत रहती थी कि आपने तो मुझे संयुक्त परिवार में हमेशा बूढ़ी औरत की तरह रखा है, कि जब मेरे को शादी हुई तब तो मेरे को संयुक्त परिवार में रखा है, इतने परिवार के इतने सदस्य थे, वहाँ पर कोई फैशन नहीं करने दिया। मैं तो अपनी पूरी जो इच्छाएं हैं उनको अभी पूरा करूँगी। ठीक है, और मेरी बेटी भी हर फैशन करेगी। तो यशोधर बाबू को लगता है कि वो अकेला है। ऐसे में यशोधर बाबू को एक और शख्स की याद आती है, जो शख्स इस लेसन में यशोधर बाबू के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है किशनदा। किशनदा कौन है? किशनदा यशोधर बाबू का एक आदर्श मानते, यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। वो उम्र में उससे किशनदा यशोधर बाबू से उम्र में काफ़ी बड़े थे, और यशोधर बाबू किशनदा जैसा ही बनना चाहते थे। उसके जो तौर तरीके थे ना, हर पुरानी चीज़ को अच्छा मानना, ये सारी चीज़ें उसने कहाँ से सीखी थी? उसने किशनदा से ही सीखी थी। किशनदा को अपना वो आदर्श मानते थे, रोल मॉडल मानते थे, और उस जैसा ही जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन किशनदा तो शादीशुदा नहीं थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए किशनदा तो शायद इस बात को उसकी ज़िंदगी बीत गई। लेकिन यशोधर बाबू के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। तो कई बार उसको लगता है कि काश वो भी किशनदा की तरह शादी ना करता। किशनदा ने शादी नहीं की थी, तो उसको भी लगता है कि भाई मैं भी किशनदा की तरह शादी नहीं करता तो अच्छा रहता। बच्चे नहीं होते तो इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती, बच्चे कहना मानते नहीं, क्या फ़ायदा ऐसे परिवार का। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, किशनदा का जो बुढ़ापा है वो भी अच्छा नहीं बीता, क्योंकि थोड़े दिन तो उसने डिपार्टमेंट से पेंशन जो रिटायर हुए तब उसका अपना कोई घर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने सारी उम्र रिश्तेदारी, किशनदा की बता रहे हैं कि सारी उम्र रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि यशोधर बाबू की भी उसने सहायता की, और भी बहुत सारे रिश्तेदारों की उसने सहायता की जब वो सर्विस में थे। लेकिन जैसे ही किशनदा रिटायर हुए तो किसी भी रिश्तेदार ने या खुद यशोधर बाबू भी इसकी सहायता नहीं कर सके, और कुछ दिन तो वो किराए के मकान में रहे। उसके बाद फिर एक अपने पुश्तैनी गाँव में चले गए, और वहाँ पर जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो इसलिए वो ये मानते हैं कि भाई शादी करवा ले तो दिक्कत, ना करवा ले तो दिक्कत। लेकिन पैदा क्यों हो रही है ये समस्या, ये सुधर बाबू के समझ में नहीं आई थी। ठीक है, उसके बाद फिर वो ये यहाँ पे थोड़ा जगह ऐसी कम रह गई थी, इसलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये सारे उसके बीच में कहानी शुरू होती है। जो मैंने आपको बताया कि यशोधर बाबू फिर अपने घर पे जाते हैं, वहाँ पर सभी रिश्तेदार वो जा चुके होते हैं, क्योंकि वो उनके सामने आना नहीं चाहते, रिश्तेदार वगैरह सभी जा चुके होते हैं। तो अंत में जब शादी की सालगिरह जो होती है तो केक वगैरह काटा जाता है। यशोधर बाबू भी वो मना करते हैं कि भाई मैं अंडे वाला केक नहीं खाता, लेकिन उसको बताया जाता है कि कुछ दिन तो पहले तक तो आप अंडा भी खाया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके फ़ोटो वगैरह लेते हैं बच्चे। लेकिन यशोधर बाबू इसको भी समहाउ प्रॉपर कहता है। अंत में बच्चे उसको को गिफ्ट देते हैं कि भाई आपके जन्मदिन की जो शादी की सालगिरह पर ये आपको गिफ्ट हमारी तरफ से। तो जो उसका एक लड़का उसको एक फुल ड्रेस गाउन देता है, कि कहता है कि पिताजी अब आपको इसको पहन के, सर्दियों में ना आप इसको पहन के, इस गाउन को पहन के दूध लेने जाया करना। ठीक है, आप फटियाल में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो यशोधर बाबू को ये बुरा लगता है कि बच्चे आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको पहन के दूध लेने जाया करिए, जबकि उनको ये कहना चाहिए कि आप काम ही ना करें, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, आपका काम हम कर लिया करेंगे। तो यशोधर बाबू
को ये बातें बुरी लगती हैं कि बच्चे ना तो उसका काम बंटवाते हैं, ना उसकी कोई सहायता करते हैं, सिर्फ दिखावे दिखावे के लिए उसको ये इस तरीके से वो गिफ्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये लेसन हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से फिर ज़रूर देख लें, ठीक है, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।